स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 4 है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, समकालीन विश्व और दक्षिण एशिया। तो इस चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बच गए थे, जैसे सार्क है, भारत और नेपाल के बारे में है, भूटान और मालदीव के बारे में। तो इन सभी पॉइंट्स के, इन सभी टॉपिक्स के आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सार्क के बारे में, ठीक है। तो सार्क से संबंधित कुछ ही महत्वपूर्ण बातें आपको याद होनी चाहिए। जैसे सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क की फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इंग्लिश में कहें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। सार्क की जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो देखिए हिंदी इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म के बारे में, इसकी ठीक इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सभी जो है वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। तीसरा पॉइंट है सार्क की स्थापना किस समय? इसमें 7 देश जो थे वो शामिल थे, जिसमें से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका और श्रीलंका था, ठीक है। वहीं अफगानिस्तान जो है वो 2007 में इसमें शामिल हुआ था सार्क में, ठीक है। फिर आता है अगला पॉइंट, सार्क के उद्देश्य क्या है? कोई संगठन जब बनाया जाता है तो उसके कोई उद्देश्य होते हैं। तो इस तरह से सार्क के क्या उद्देश्य थे, ठीक है। तो देखिए पॉइंट फर्स्ट, दक्षिण एशिया के देशों में जनता के विकास एवं जीवन स्तर में सुधार लाना। यानी दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनकी जनसंख्या, जो जनता है, उन देश के विकास के साथ साथ जनता के विकास एवं जीवन स्तर में भी सुधार लाना। सांस्कृतिक सामाजिक विकास और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। सभी देश एक साथ मिलकर आर्थिक विकास करेंगे, आपसी विवादों का बातचीत के द्वारा निपटारा करेंगे और आपसी विश्वास को बढ़ाकर व्यापार को बढ़ावा देंगे। तो ये कुछ है सार्क के उद्देश्य, ठीक है। सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक विकास करना, मिलकर रहना, जो विवाद होते हैं उनको बातचीत करके सुलझा लेना, ठीक है। अब है कि सार्क के जब इतने ज़्यादा उद्देश्य होने के बावजूद, इतने ज़्यादा देश शामिल होने के बावजूद ये असफल क्यों हो गया, ठीक है। तो सार्क के असफल होने के क्या कारण थे, ये 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट है आपसी विवाद। इसके सभी सदस्य देशों के बीच आपसी विवाद रहा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। दूसरा पॉइंट है भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को भी एक अहम कारण कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आतंकवाद। यह देश आपस में लड़ते रहते हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपस में लड़ते रहते हैं। भारत पर आरोप लगाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जो भारत है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश पर यह आरोप लगाता है कि ये दोनों भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। चौथा पॉइंट है एकता की कमी। यानी सार्क देशों में आपसी विश्वास में कमी आती आ जा रही है, इसकी वजह से यहाँ पे व्यापार में भी कमी आई है, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे आपसी विवाद की वजह से, भारत पाकिस्तान की वजह से, ठीक है, आतंकवाद की वजह से और एकता की कमी की वजह से। तो इन सभी कारणों की वजह से जो सार्क था वो असफल हो गया। तो पहला पॉइंट था सार्क के बारे में, सार्क के उद्देश्य के बारे में और सार्क क्यों असफल हो गया इसके बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है साफ्टा। दूसरा पॉइंट है हमारा साफ्टा। साफ्टा का पूरा नाम है इंग्लिश में साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, ठीक है। साफ्टा के बारे में 2-3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साफ्टा जो है वो 2006 में जब सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा का निर्माण किया गया था और इसका लक्ष्य था आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 2007 तक 20% तक कम कर दिया गया। यानी कि जब ये जो हमारा साफ्टा बना था 2006 में, तो इसका मुख्य उद्देश्य था 2007 तक, यानी कि 1 साल के अंदर ये जो संगठन बना है, ये जो व्यापार में 20% तक जो टैक्स लगता है उसको कम कर देंगे। इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो साफ्टा भी असफल रहा, क्योंकि छोटे देश मानते थे कि इस समझौते के द्वारा भारत उनके बाजारों का फ़ायदा उठाना चाहता है, ठीक है। नोट,
भारत का नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि एक नोट बता रहा हूँ आपको, भारत और जो नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका, इन सभी के साथ भारत पूरी तरीके से मुक्त व्यापार करता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको साफ्टा के बारे में याद रखनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की। ये प्रश्न है नेपाल से संबंधित। देखिए क्या है, नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे आया, यानी नेपाल जो था उसमें पहले राजतंत्र था, तो उसमें लोकतंत्र की स्थापना कैसे कैसे हुई वो प्रक्रिया बताइए। तो नेपाल जो है वो भारत का एक पड़ोसी देश है और नेपाल चारों ओर भारत के एरिया से घिरा हुआ है। ठीक है, नेपाल की 75% से अधिक जनसंख्या हिंदू है, यानी कि पहला पॉइंट इस तरह से बन सकता है, नेपाल एक हिंदू राज्य था जहां कई वर्षों तक राजतंत्र रहा। यहाँ की जनता तथा राजनीतिक पार्टी एक उत्तरदायी शासन की मांग उठा रहे थे और राजा ने सेना की सहायता से शासन पर नियंत्रण बना लिया था, जिससे यहाँ से लोकतंत्र की राह रुक गई थी। यानी कि जनता और जो राजनीतिक पार्टी थी वो तो लोकतंत्र की मांग कर रही थी, लेकिन राजा ने सेना की मदद से यहाँ पर लोकतंत्र को कायम करने से यहाँ पे रोक लिया था। जनता लोकतंत्र चाहती थी, इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार की मांग कर रही थी। जनता चाहती थी कि यहाँ पे लोकतंत्र लाया जाए, इसलिए वो लोकतांत्रिक सरकार की मांग कर रही थी। राजा ने बाध्य होकर, यहाँ का जो राजा था नेपाल का, राजा ने बाध्य होकर 1990 में लोकतांत्रिक संविधान बनाने की मांग को मान लिया और 1990 के दशक में नेपाल में माओवादी अपना प्रभुत्व जमा चुके थे। यानी कि जब राजा ने मान लिया कि यहाँ पे लोकतांत्रिक संविधान बनाया जाएगा, तो उसी के कुछ समय बाद यहाँ पे माओवादियों ने अपना प्रभाव जमा लिया। अब ये माओवादी दो प्रकार के थे। ठीक है, राजा की सेना और माओवादियों के बीच फिर हिंसक झड़प हो गई, यानी कि राजा ने लोकतांत्रिक संविधान बनाया था। ठीक है, फिर माओवादी आ गए यहाँ पे, तो राजा की सेना और माओवादियों के बीच युद्ध हो गया। राजा की सेना, माओवादी और लोकतंत्र समर्थक, यानी कि इन तीनों के बीच में एक, मतलब ये जो नेपाल का राजतंत्र, लोकतंत्र और ये जो माओवादी बंदे थे, ठीक है, जो माओवादी ये लोग थे, ये एक तीन पक्ष पे त्रिभुज के आकार में लड़ने लगे थे। ठीक है, 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया, जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वो भी खत्म हो गया। यानी 2002 में राजा ने संसद को ही भंग कर दिया। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था भी कायम किया हुआ था, कुछ नियम बनाए थे, वो भी खत्म हो गए। 2006 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद राजा ने उनकी बात मान ली और संसद को बहाल कर दिया। यानी 2006 में एक बहुत बड़े आंदोलन का राजा को सामना करना पड़ा और इन्होंने बात मान ली और संसद को फिर बहाल कर दिया। इस देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व 7 सालों के गठबंधन ने, माओवादी लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। यानी ये जो लोकतंत्र यहाँ पे बहाल हुआ, ठीक है, ये जो आंदोलन हुआ, इस मतलब जिस आंदोलन की वजह से यहाँ पे लोकतंत्र कायम हुआ, वो कई लोगों ने इसमें योगदान दिया था। ठीक है, 7 दलों के गठबंधन ने, माओवादी लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने। नेपाल में लोकतंत्र की आमद अभी मुश्किल नहीं है। फिलहाल नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा है, क्योंकि वहाँ संविधान सभा के गठन की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। यानी कि अभी वहाँ पे एक तरह से पूर्ण रूप से जैसा भारत का संविधान है, अभी वहाँ का ऐसा संविधान नहीं बन पाया है। ठीक है, तो कह सकते हैं लोकतंत्र तो कायम है, लेकिन पूर्ण तरीके से भी कायम नहीं है। तो ये था नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे आया, उसकी तरफ क्या क्या कदम उठाए गए, उन सब के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंधों और मतभेद के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत और नेपाल के जो मधुर संबंध हैं उनका वर्णन कीजिए, और भारत और नेपाल के बीच जो मतभेद के कारण हैं उनको बताइए। तो पहले जानते हैं मधुर संबंध क्या है। भारत और नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण हैं। बिना वीजा पासपोर्ट के आने जाने एवं कार्य कर सकते हैं, इसकी संधि की थी। यानी कि भारत और नेपाल ने आपस में इस बात की संधि की है कि किसी भी देश का नागरिक एक दूसरे के देश में आ जा सकता है, कार्य कर सकता है। और ठीक है, तीसरा पॉइंट है, दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ है। यानी कि व्यापार में, वैज्ञानिक सहयोग में, प्राकृतिक संसाधन में, बिजली उत्पादन में, जल प्रबंधन में, सभी एक साथ हैं। व्यापार वैज्ञानिक सहयोग भारत नेपाल में कई योजनाओं में मदद करता है। यानी व्यापारिक वैज्ञानिक सहयोग भारत, इस मतलब व्यापार में, वैज्ञानिक सहयोग में भारत जो है वो नेपाल की कई योजनाओं में मदद करता है। तो ये है मधुर संबंधों के बारे में।
अब बात करते हैं भारत और नेपाल के बीच मतभेद के क्या कारण हैं। तो भारत और नेपाल के बीच मतभेद का सबसे पहला कारण है नदी जल पनबिजली परियोजना पर आंख गड़ा है। यानी नेपाल जो है वो कहता है कि जो भारत है वो नेपाल की नदी जल पन बिजली मतलब जो पानी से बिजली बनाते उस योजना पर आंख गड़ाए हुए है। नेपाल का आरोप है कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल देता है। अतीत में व्यापार को लेकर मनमुटाव रहा है इनके बीच। चीन से नेपाल की दोस्ती को लेकर भारत और नेपाल के बीच मनमुटाव है। चीन जो है वो नेपाल से दोस्ती को बढ़ा रहा है, तो भारत और नेपाल के बीच इस बात को लेकर मनमुटाव होता है। पांचवा पॉइंट है भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ नेपाल सरकार कार्रवाई नहीं करती है, भारत इससे नाराज है। यानी कि भारत जो है भारत के खिलाफ जो नेपाल है वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाता है जिससे कि नेपाल के जो लोग हैं वहाँ पे अगर कुछ गलत काम करते हैं उससे रोका जाए, तो ऐसा कदम नहीं उठाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि भारत और नेपाल के जो आपस के संबंध है वो काफ़ी खट्टे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध और भारत और नेपाल के बीच मतभेद के कारण। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के छोटे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बचते हैं। पहला टॉपिक है भारत और भूटान के संबंधों के बारे में। ठीक है, तो शायद ये 2 नंबर में पूछ लिया जाए, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। तो देखिए, भूटान ने अपने क्षेत्र से उग्रवादियों को खदेड़ भगाया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। यानी भारत में भूटान जो था यहाँ पे कुछ उग्रवादी थे जो कि भारत और भूटान दोनों को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। तो भूटान ने एक कदम उठाया और उन सभी उग्रवादियों को उखाड़ फेंका। तो भारत को इस बात से खुशी हुई और दोनों के बीच में संबंध काफ़ी अच्छे हुए। भारत भूटान में पन बिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। यानी भारत जो है वो भूटान में हो रही जो पन बिजली की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनमें भूटान की मदद कर रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। भूटान के अधिक से अधिक विकास के लिए जो भारत है वो हमेशा मदद भी करता है और ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान यानी कि पैसे देने की बात भी करता है, और पैसे सबसे ज़्यादा भारत ही देता है। ठीक है, तो भारत और भूटान के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के मालदीव के संबंधों का वर्णन। तो ये भी प्रश्न 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या तो इनमें से एक पॉइंट कोई सा मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाएगा। पहला पॉइंट है, देखिए 1988 में श्रीलंका में आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। यानी 1988 में जो श्रीलंका से कुछ तमिल जो आए थे भाड़े पर, मतलब कि ऐसे ही पैसे लेके जो काम करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, मालदीव पर हमला कर दिया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। मालदीव ने कहा भारत से कि भाई हमारी मदद करो, ये लोग हम पे आक्रमण कर रहे हैं। तो भारत ने तुरंत अपनी वायुसेना और नौसेना, दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है वायुसेना और नौसेना की तुरंत कार्यवाही। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। भारत ने मालदीव के आर्थिक और विकास, पर्यटन विकास, मत्स्य उद्योग में भी काफ़ी मदद की है। यानी भारत के मालदीव के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो ये 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है और इसी के साथ आज का ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है यहाँ पे, जिसमें मैंने ऑलरेडी 5 वीडियोस बना दी हैं आप सभी के लिए। अराउंड अगर आप सारी वीडियोस मिला के देखेंगे तो कम से कम 1.5 घंटे की है। सारी वीडियोस देखिएगा, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना अपना सभी दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में आपका ये होने वाले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।